हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में। चैनल आपका अपना ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में स्पेशल रीतिकाल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने वो चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप क्लास को, जो मेरा प्रैक्टिस सेट, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। निश्चित ही आपको इसमें 102 प्रश्न मिलेंगे। ये मेरा अनुभव है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपना फटाफट से प्रैक्टिस नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट सही से बन जाता है कि यहाँ पर इसमें संदेह नहीं, काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी में रीति की अविरल और अखंड परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्रयास 50 वर्ष पीछे चला और वह भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियाँ किसकी हैं? हाँ, कोटेशन थोड़ी लंबी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। तो क्या है, ये महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम फटाफट से इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से क्या हो सकते हैं। तो देखिए, गणपति चंद्रगुप्त, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल जी। इतनी लंबी परिभाषा और इस तरह की बात आचार्य शुक्ल जी ही कर सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं तो आपको तुरंत ही इसका अनुभव हो गया होगा। और साथ ही मैं ये भी कहूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पढ़े बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो मूल बुक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मूल किताबें पढ़ने का, ठीक है। तो फटाफट लास्ट में मैं आपको 1-2 किताबें और सजेस्ट करूँगी जो बहुत अच्छी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? जी हाँ, इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है जो कि आपका TGT 2021 में आया था। बात कर लेती हूँ पहले मैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर क्या बोला है कि रीतिकाल की संज्ञा किसने दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मिश्र बंधुओं ने दी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी, रामचंद्र शुक्ल ने दी, राम कुमार वर्मा ने दी। तो आप लोग फटाफट से मुझे बताइए किसने दी ये संज्ञा। जी, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। इतना कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये। आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि मिश्र बंधु हो सकता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो सकता है, लेकिन सही उत्तर इसका फ्रेंड्स बता दूँ मैं इससे पहले कहूँगी कि ये प्रश्न भी क्या है आपके लिए, है ना, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पर रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सही उत्तर इसका ये रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कवियों के मतभेद रहे हैं। किसी ने केशव से, किसी ने सेनापति, किसी ने मतिराम से, तो किसी ने देव से। यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार हम जानेंगे कि उन्होंने रीतिकाल का आरंभ किससे माना? चिंतामणि से, केशवदास से, देव से या सेनापति से। आप लोग अपने उत्तर भी साथ साथ कमेंट्स में देते रहिएगा, तो कि आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आप चीज़ों को जब लिखते हैं तो हम उन चीज़ों को कभी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए यदि आपको आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, शुक्ल जी ने माना है किसको? आचार्य चिंतामणि जी को, ठीक है। किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो चिंतामणि जी से इन्होंने आरंभ माना है शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि कालक्रम के अनुसार रीति कवि कौन ठहरते हैं। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था यहाँ पर कि एक सेकंड में बताती हूँ आपको। पहला प्रश्न में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? यहाँ पर ये देखिए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस से रीतिकाल का आरंभ माना है? हमने यहाँ पर ये देखा था, रीतिकाल का आरंभ माना है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या प्रश्न हो रहा है कि काल क्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है? तो बिहारी, केशवदास, पद्माकर, घनानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके? बिहारी, केशवदास, पद्माकर, घनानंद। तो आपको पता ही होगा सही आंसर तो क्या है? केशवदास। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेती हूँ। फ्लाइट मोड पे कर दिया है फ्रेंड्स, बीच बीच में मैसेज वगैरह तो डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए तो थोड़ा सा परेशान, इसलिए क्षमा चाहूँगी। प्रश्न नंबर 5, रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि रीतिकाल से संबंधित कितने ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो लगातार हमें कुछ एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, तो हम क्या होते हैं, कन्फ्यूज अक्सर होते हैं, और ऐसे ही प्रश्न हमें एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो मतीराम, चिंतामणि, केशव, फटाफट से देख लेते हैं। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? तो आप लोग फटाफट से बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य चिंतामणि से। शुक्ल जी ने शुरुआत कहाँ से मानी है? चिंतामणि से। तो यहाँ रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? तो किससे? चिंतामणि जी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? तो फटाफट से यहाँ ऑप्शन दे देते हैं, मतीराम, चिंतामणि, केशव। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपके चिंतामणि, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं चिंतामणि के विषय में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। चिंतामणि जो थे वो 3 भाई थे, पूरा नाम इनका चिंतामणि त्रिपाठी था, और ये 3 भाई थे, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। ये सभी भाई कवि थे, जिनमें जो उनके प्रथम 3 भाई तो साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। जी हाँ, ध्यान रखने योग्य है कि इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि माता पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। और कुछ विवाद है कि भूषण ना तो चिंतामणि और ना ही मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो ऐसा काफ़ी मतभेद विचार ऐसे रहते हैं हिंदी साहित्य जगत में। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सटीक जानकारी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। श्रृंगार सागर की रचयिता हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे ऐसा लगा कुछ यूनिक सा है तो क्यों ना यहाँ पर रखा जाए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट से कि श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हैं? तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए कौन हो सकते हैं श्रृंगार सागर के रचयिता? ऑप्शन में है आपके मतीराम, मोहनलाल मिश्र, और आपका बिहारी, केशवदास जी हैं। तो यहाँ पर हम जो सही ऑप्शन होगा आपका, जो सही उत्तर होगा वो होगा मतीराम। श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? मतीराम। मतीराम संबंधित थोड़ी सी और जानकारी। मतीराम जी की रचना सतसई है। ये केवल 1740 के आसपास बिहारी सतसई के उपरांत लिखी गई थी, मतलब उनके बाद में ये लिखी गई थी। और इनकी जो जी लाला जो भोगनाथ थे उनके लिए लिखी गई थी। यहाँ पर उन्होंने रचनाएं भी लिखी हुई हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जो प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं, फूल मंजरी है, किसकी है ये? मतीराम जी की। राइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या करूँ, बहुत कोशिश की पर अच्छा नहीं हुआ। फूल मंजरी, और आपका अगली रचना हो जाती है रसराज। बहुत फेमस रचनाएं हैं, रसराज, ललित ललाम, है ना। तो इस तरह से ये मतीराम जी की रचनाएं हैं। अलंकार, पंचासिका, छंदसार, व्रत कौमुदी, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ये सब क्या है? मतीराम जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, काव्य निर्णय के रचयिता हैं।
कुलपति मिश्र, आलम, भिखारी दास। तो यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन आपने देखे आपको तो ज्ञात हो गया होगा कुलपति मिश्र, आलम, भिखारी दास। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भिखारी दास जी। तो यहाँ पर काव्य निर्णय के रचयिता कौन है आपके? भिखारी दास जी। फटाफट से अगला प्रश्न देख लेते हैं। छंद विचार किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग थोड़ा सा गैस कीजिए और सही उत्तर मुझे बताने की कृपा कीजिए कि छंद विचार किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपके मतीराम, ये नहीं है, मतीराम, चिंतामणि, देव, पद्माकर, ये हैं 4 ऑप्शन। तो छंद विचार किसकी रचना है बताइए आप लोग। चिंतामणि जी के विषय में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मतीराम जी के विषय में थोड़ा सा आपको बता दिया है। देव इटावा ज़िले के रहने वाले थे। पद्माकर आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो इन सभी की रचनाएं जो आपको याद है तुरंत दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। तो यहाँ छंद विचार का सही जो रचना है वो किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिंतामणि जी। ठीक है, चलिए आगे। सुजान विनोद किसकी रचना है? ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुजान विनोद किसकी रचना है? क्योंकि सुजान के नाम से लगभग 3 रचनाएं एक जैसी ही मिलती हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुजान विनोद किसकी रचना है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। सुजान चरित, सुजान विनोद और आपका सुजान हित प्रबंध, ये किसकी रचनाएँ हैं? तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में किसकी रचनाएँ हो सकती हैं ये। तो ऑप्शन में है आपका सुजान विनोद में कि देव, सूदन, घनानंद, गुमान मिश्र। ऐसा लग रहा है ऑप्शन देखकर ये तीनों में से कोई एक ना एक तो है। जी हाँ, तो यहाँ पर सुजान विनोद जो है फ्रेंड्स वो है किसकी? देव की रचना है। ठीक है, और जो सुजान हित प्रबंध है, सुजान हित, यहाँ पर थोड़ा मैं बता देती हूँ, सुजान हित प्रबंध है वो घनानंद की रचना है, और जो सूदन की रचना है वो है यहाँ पर सुजान चरित। मैं नाम लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। सुजान चरित, और यहाँ पर जो घनानंद की है वो सुजान हित प्रबंध है, सुजान हित प्रबंध। ठीक है, और यहाँ पर सुजान विनोद किसकी है? ये देव की रचना है। ठीक है, तो यहाँ देव के संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है देव के संबंध में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं बताने जा रही हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो देव के ग्रंथों की संख्या है वो कुल कितनी मानी है? तो उन्होंने 52 मानी है। कई जगह मिलता है कि उन्होंने 52 मानी है, कई जगह मिलता है कि उन्होंने 23 मानी है। यहाँ पर जो मैं आपको 23 बता रही हूँ वो NCERT में आपके 11th क्लास में, आई थिंक या 10th क्लास में, 10th का CBSE NCERT बुक्स में शुक्ल जी ने 23 रचनाएं मानी हैं देव की। कहीं कहीं 52 मिलती हैं, लेकिन नगेंद्र और अधिकांश जो लेखक है वो उनकी रचना कितनी मानते हैं? 72। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। शुक्ल जी के अनुसार 23 हैं, क्योंकि NCERT बुक है तो मैं उसी को प्रमाणिक मानूंगी। तो उन्होंने शुक्ल जी ने कितनी मानी है? 23, और 72 आदि लेखकों के जो और भी उनके अनुसार हैं। तो यहाँ पर उनकी जो रचनाएं हैं देव की, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, विनोद, सुजान विनोद, प्रेमचंद्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। और एक महत्वपूर्ण जो एक मुझे बात याद आ रही है वो ये है कि देव कवित्त सवैये में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुष चित्र मिलते हैं। यानी कि देव जो है वो कवित्त सवैये में इनका प्रेम और सौंदर्य भर भर के झलकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर ये। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है रसिक प्रिया, नैषध चरित, कवि प्रिया, नायिका भेद। तो ये आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य का
प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने बहुत चुन के और वही प्रश्न रखे हैं जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलने की ज़्यादा उम्मीद और चांस बने रहें, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न हम सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हम इस लेवल पर पहुँच कर कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। अधिकांश सभी परिपक्व हो चुके हैं, जो थोड़े से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान हो चुका है। और जो नए छात्र आएंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ये चीज़ रहेगी कि उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, रसिक प्रिया, नैषध चरित, कवि प्रिया या नायिका भेद। इसमें सही उत्तर ढूंढना है आपको, तो कोई उत्तर सही तो एक ही होगा। तो यहाँ पर प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। ठीक है, यदि आपको लगता है कि ये नहीं कुछ और हो सकता है जो सही हो, लेकिन जहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया उसका उत्तर यहाँ पे कवि प्रिया ही दिया गया है। ठीक है, तो कवि प्रिया किसकी रचना है? कमेंट में जरूर बताइएगा, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये सभी जानते हैं किसकी रचनाएं हैं करुणाभरण श्रुतिभरण। ठीक है, कमेंट्स में आप भी बताइए किसकी रचनाएं हैं। कुछ काम आप भी करिए, क्योंकि इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। तो ये किससे संबंधित है? अलंकार से है, छंद से है, रस नायिका भेद से। अब आज के समय में फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, बल्कि लेखक का नाम न पूछ के उनके अंदर की चीज़ें पूछ लेते हैं, किसका संबंध है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, कितने अलंकारों का वर्णन है, कितने छंदों का, कितने रस का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि श्रुतिभरण का संबंध किससे है? अलंकार से है, छंद से है, रस से है, नायिका भेद से है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका अलंकार से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, बेहद महत्वपूर्ण, वेद में बखाने तीन लोकन की ठकुरानी पंक्तियाँ किसकी हैं? बेहद महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, और नहीं है तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपने शुक्ल जी को नहीं पढ़ा है, तो मैं तो यही कहूँगी आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार समझ में नहीं आएगा, थोड़ी टफ है बुक ये तो मैं कहूँगी, लेकिन 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे भी फर्स्ट टाइम पढ़ी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन मैंने 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश की तो मुझे बहुत ईजी लगने लगी है। वेद में बखाने तीनों लोकन की ठकुरानी किसकी पंक्तियाँ? बेहद महत्वपूर्ण फेमस पंक्तियाँ हैं। आलम, सेनापति, मतीराम, तीनों में से कोई एक ही है, तो उनको आपको फटाफट बताना है। तो चलिए फटाफट से बता ही दीजिए। सही उत्तर है इनका सेनापति जी। ठीक है, वेद में बखाने तीनों लोकन की कहानी क्या है? इनके सही उत्तर सेनापति जी के बारे में जान लेते हैं कि सेनापति भक्ति काल एवं रीति काल के संधि युग के कवि हैं। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स मुझे याद आ गया फ्रेंड्स कि ये भक्ति काल और रीति काल के क्या संधि कवि हैं। रीति काल के जगह कम है तो लेकिन एडजस्ट करिए, मैं बोलने को सुनिए। रीति काल के क्या है? संधि युग। बेहद महत्वपूर्ण, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रीति काल और आपका भक्ति काल के बीच संधि युग किस कवि को कहा जाता है, तो आपके सेनापति जी हैं। ठीक है, तो सेनापति जी जो कि किस राजा के दरबारी कवि, तो ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर में वहाँ पर थे उनके दरबारी कवि। सेनापति मुसलमानी दरबारों में भी रह चुके थे, और इनके जो प्रमुख 2 ग्रंथ हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर, ये बेहद महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। तो आपको याद रखनी है कौन कौन सी, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। ठीक है, सेनापति एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स और आ गया यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं कि सेनापति किसके विशेष भक्त थे? तो यहाँ पे सेनापति राम के विशेष भक्त थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आजकल आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह चेंज हुआ है। तो ये किसके विशेष भक्त थे? राम के विशेष भक्त थे, और शिव तथा कृष्ण के विषयक कविता लिखते हुए अपनी रुचि राम की ओर अधिक रखते थे। कविता तो ये शिव और कृष्ण के विषय में लिखते थे, लेकिन अपनी कविता जो थी वो राम के प्रति अधिक रखते थे। और होता क्या है कि बाद के दिनों में ये वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेकर वहीं सारा जीवन व्यतीत कर देते। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है फ्रेंड कि मतलब एक जगह वहीं पर स्थिर हो जाना, और जहाँ पर थे वहाँ से बाहर नहीं निकलना, वहीं पर अपना स्थिर रहना। तो इस तरीके से इतनी छोटी सी जानकारी मैंने आपको सेनापति जी के विषय में दी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। बेहद महत्वपूर्ण पंक्ति है, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। क्या बात है। तो पंक्तियाँ बतानी हैं ये किसकी हैं,
तो आप लोग मुझे बताइएगा ये पंक्तियाँ किसकी हो सकती हैं। मतीराम, भिखारी दास, सेनापति जी, देव। तो लगाइए दिमाग, तब तक मैं आपको यहाँ पर सही उत्तर बता देती हूँ। इसके सही उत्तर जो वो कौन है, सेनापति जी ही हैं। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको सेनापति जी के विषय में दे ही दी। और ये जो हमारे सेनापति जी थे ये भक्ति और श्रृंगार दोनों रसों को लेकर चलते थे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और याद आ गया फ्रेंड्स कि इनका जो ऋतु वर्णन था वो सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण के लिए अद्वितीय था। साहित्य में इनका जो ऋतु वर्णन है, साहित्य में इनका ऋतु वर्णन जो है वो अद्वितीय है। कौन सा ऋतु वर्णन, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14। कुंदन को रंग फीको लगे, छलके अति आंगन चारु गौराई। बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये भी आपको पता होंगी कि ये पंक्तियां किसने कही हैं। कुंदन को रंग फीको लागे, छलके अति आंगन चारु गौराई। जी बताइए मुझे किसने कहा है। सभी पता है आपको, यहाँ पर ऑप्शन फटाफट से देख लेते हैं। मतीराम, भिखारी दास और देव। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतीराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऑप्शन है आपके डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, पता ही है आपको। जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16। बिहार सतसई की भूमिका की रचनाकार कौन है। बिहारी है यहाँ पर, बिहार सतसई नहीं है। तो यहाँ पर बिहार सतसई के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो फटाफट से आप मुझे बताइएगा। श्याम बिहारी, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बिहारी सतसई है फ्रेंड्स। यहाँ पर बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। श्याम बिहारी लाल, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, बिहारी सतसई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 17। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा भी गया है ये। कौन सा कवि सतसईकार है। वियोगी हरि, केशव दास, पद्माकर। तो जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका वियोगी हरि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। सुकवि को कविता का सौदागर किसने कहा। बेहद महत्वपूर्ण है, सुकवि को कविता का सौदागर किसने कहा है। यहाँ बच्चन सिंह जी ने भी कवियों को किसी सौदागर कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सुकवि को कविता का सौदागर किसने कहा है। देव ने, बच्चन सिंह ने, शुक्ल जी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव ने। और बच्चन सिंह ने किसको कहा है कविता का सौदागर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19। पहले ही कहा जा चुका है कि नायका वेद की दो परंपराएं, केशव की क्लासिकल परंपरा और चिंतामणि वगैरह की भानुदत्त की लोकप्रिय परंपरा, कथन किसका है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है आपको ये प्रश्न कुछ नया लग रहा हो, क्योंकि नया स्वाभाविक है होना, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 19 लिया है वो वाकई में नया ही है कि कोटेशन है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि नायका वेद की दो परंपराएं हैं, केशव की क्लासिकल परंपरा और चिंतामणि वगैरह की भानुदत्त की लोकप्रिय परंपरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या रामविलास शर्मा ने कहा है, या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अब फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको किसने कहा है। तो कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। बढ़ते हैं आगे। लास्ट और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए ये
तो भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया। कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण है, तो हम फटाफट से आगे बढ़ ही लेते हैं और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी हाँ, आपको बताना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न या परिभाषा किसने कही है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं। इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया है। इस तरह की आपको नहीं लगा कुछ आपने शुक्ल जी ने भी कहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला देख लेते हैं। आज क्या मैं अभी जो 2 प्रैक्टिस सेट बना चुकी हूँ वो लगभग 20 के थे। आज मैंने 20 बंद कर दिया। एक्चुअली धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, समय का अभाव रहता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। मैं पूरे प्रयास और कोशिश का आपके सामने रखती हूँ। क्लास आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, और बेहतर मैं अपनी क्लास को कर सकूँ उसके लिए भी अपने सजेशन देते रहिए। तो यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 21, यदि दास, यहाँ दास से मतलब क्या है? भिखारी दास जी। दास से मतलब यहाँ पर है भिखारी दास जी, कि यदि दास की परंपरा चली होती तो हिंदी का अपना काव्य शास्त्र बन गया होता। किसने कहा है? बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बात कही है कि यदि दास की परंपरा चली होती तो हिंदी का अपना काव्य शास्त्र बन गया होता। वाह वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर जो मैंने ये प्रश्न लिया है या मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए है उसका आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह और आपके श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या है? वो है यहाँ पर आपके डॉक्टर बच्चन सिंह। जी हाँ, मैंने डॉक्टर बच्चन सिंह से कुछ कोटेशंस लिए क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में बच्चन सिंह जी से बहुत सारे ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 पीजीटी में भी और टीजीटी में प्रश्न बने थे। तो मैंने फोकस किया है शुक्ल जी पर भी और बच्चन जी पर, और बाकी जो रही बुक्स उनको भी धीरे धीरे मैं आपके सामने लाऊंगी। बस आपका साथ और सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं और अच्छे से प्रयास कर सकूं, क्योंकि आपके लाइक कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं अच्छी क्लास बनाने के लिए और बेहतर प्रश्न लाने के लिए। यदि आपके लाइक कमेंट्स और प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो मैं यकीन मानिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको वो प्रश्न देने की कोशिश करूँगी जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न फंस ही जाएंगे, आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरा ये अनुभव है, 5 साल का प्रयास कर रही हूँ लगातार। तो अब ये जो यूट्यूब पर मैंने शुरुआत की है, बस ये कि इसके लिए आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो क्लास देखने के लिए, आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।